कुछ चीज़ों के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, हाउ टू बिल्ड और कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे या बिल्ड करेंगे। तो बेसिकली हमने कुछ मोटी मोटी चीज़ों के बारे में पहले भी बात करी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके बारे में इसलिए मैं इनको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ें समझ आ गई आपको तो ये थ्रू द लाइफ आपको ये काम आने वाली है। आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी है ओवर द लाइफ उसमें आपको काम आएगी, अगर आप इस तरह से पोर्टफोलियो जनरेट करते डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में जो मेजर चीज़ें होंगी, इक्विटी होगा, गोल्ड होगा, क्रिप्टो भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स भी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बने, या हो सकता है नहीं भी हो, या मोटा मोटा आपके पोर्टफोलियो में 2-3 चीज़ें ही हो, इक्विटी हो, गोल्ड हो, या हो सकता है कैश हो। या हो सकता है कुछ लोग कैश को कंसीडर ना करते हो, पोर्टफोलियो का पार्ट ही ना कंसीडर करते हो, बट कैश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो बेसिकली। कैश का मतलब है कि आप लिक्विड्स आप होल्ड करते हो, या बॉन्ड्स पे पैसा रखते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या बैंक्स में पैसा रखते हो। तो मोटा मोटा मतलब आप 6 से 7% का रिटर्न भी उसको बना के रखते हो और स्टेबल रिटर्न आपको आता रहता है। फ्लक्चुएशन फ्री आपका जो पोर्टफोलियो है, जो फंड है, वो इन्वेस्टेड रहता है। तो ठीक है, हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है ऑब्वियसली इक्विटी है, जो मेजर पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट जो है जिसको ये बिलोंग करता है। सेकंड पार्ट जो है हैज पार्ट, गोल्ड हो सकता है, क्रिप्टो भी हो सकती है, और उसके बाद अलावा डेरिवेटिव्स भी हो सकता है, डेरिवेटिव्स ही हो सकता है। और थर्ड पार्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कैश, लिक्विड्स। ठीक है, अब मैं इन चीज़ों के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको कितना पैसा कहाँ डालना है, आप अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्विटी में 2 चीज़ें, कोर और सैटेलाइट। ठीक है, कोर एंड सैटेलाइट। और गोल्ड में तो 3 चीज़ें हैं, और इसमें हो सकता है कि आपके लिए रियल एस्टेट भी आ जाए, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आ जाए, रेट्स भी हो। बट मैं जनरली इनमें इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करता, बिकॉज मेरे लिए जो बेटर और बेस्ट ऑप्शन है वो गोल्ड, क्रिप्टो या डेरिवेटिव्स है। और हो सकता है कि आप क्रिप्टो, डेरिवेटिव्स, रेट्स को हटा भी दें तो भी कोई ज़्यादा मेजर फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा बेटर पॉजिटिव शॉक देना है तो हो सकता है आप क्रिप्टो या डेरिवेटिव्स को ऐड करें, अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में अगर इतना भी होगा तो चलेगा। तो मोटा मोटा हमारे पास 4 चीज़ें अभी बच गई हैं, कोर, इक्विटी, सैटेलाइट इक्विटी, गोल्ड और कैश। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो कोर होल्डिंग है वो क्या है और सैटेलाइट होल्डिंग है वो क्या है। जो कोर होल्डिंग है ना, वो बेसिकली आपके पोर्टफोलियो का ऐसा पार्ट है, आप बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको थ्रू द इन्वेस्टमेंट जर्नी आपके काम आएगा। जो कोर होल्डिंग है वो आपके पोर्टफोलियो की मेजर होल्डिंग होगी, और उसमें स्टेबल होल्डिंग्स होंगी, जो कि अगर आप आज खरीदो ना तो आप इस माइंडसेट से खरीदोगे ये कि थ्रू द लाइफ आपकी लाइफ चलने वाली है। हो सकता है आप उसको चेंज करें, लेकिन उसमें वही सारे स्टॉक्स आएंगे जिनके फ्यूचर पे आपको इतना कन्विक्शन आपको इतना हाई है कि ये थ्रू द लाइफ आपकी एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपको इतना सॉलिड कॉन्फिडेंस किसी एसेट क्लास पे या यूनिट पे है तो आप उसे इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज कोई भी चीज़ है जो अपॉर्चुनिस्टिक है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में तो उतना भरोसा नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी है 2-3 साल में कि वो, या कोई सेक्टोरल टेलमेंट है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है, तो वो कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट बनेगा। तो कोर पोर्टफोलियो में, कोर होल्डिंग्स में जो भी आपका पार्ट बनेगा ना, वो बेसिकली वो होल्डिंग्स होंगी जो कि स्टेबल हैं, जो मोटा मोटा आपको 15-16-17% का रिटर्न बना के दे देंगी। तो स्टेबल होल्डिंग्स जो होंगी वो ऑलवेज कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बनेगी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो इक्विटी में बेसिकली लार्ज कैप या मेगा कैप बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हो सकता है म्यूचुअल फंड्स, या फिर हो सकता है इंडेक्स फंड्स, या फिर हो सकता है ETFs। तो ये ऐसी चीज़ें जो कभी ख़त्म नहीं होंगी।
थ्रू द जर्नी ऑफ आवर लाइफ ये चलेंगी, एग्जिस्ट करेंगी, बिकॉज इतनी ज़्यादा स्टेबल और जिन पे हमको इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है वो तो यही चीज़ हो सकती है ना। तो हाँ, बेसिकली कोर पोर्टफोलियो जो होगा ना वो इनसे ही मिलके बनेगा। लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे, ETFs होंगे, म्यूचुअल फंड्स होंगे और क्या बोलते हैं, इंडेक्स फंड्स होंगे। ठीक है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो है इसमें आपके हो सकता है मिड कैप फंड हो, मिड कैप स्टॉक्स हो या स्मॉल कैप स्टॉक्स हो, यानी कि मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स, या हो सकता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी हो, म्यूचुअल फंड भी हो या थीमेटिक फंड भी हो। जो टर्मिनोलॉजी समझनी है कि उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, तो थीमेटिक फंड हो। तो बेसिकली कोर पोर्टफोलियो जो है वो पोर्टफोलियो का एक शॉक एब्जॉर्बर है। पोर्टफोलियो में अगर कोई शॉक आएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम लाइक गोल्ड वगैरह जो भी है वो भी पोर्टफोलियो में शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। तो कोर पोर्टफोलियो भी मोटा मोटा एक ऐसा पोर्टफोलियो जो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिकली इसका जो प्रोपोर्शन होता है ना पोर्टफोलियो में, वो ऑलमोस्ट 50 to 60% के आसपास होता है। अब आप सोचिए, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार ये तो पूरा पोर्टफोलियो मेरा लार्ज कैप ETF और म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से बन गया। वही है एक्चुअली जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ना, ये इंस्टीट्यूशंस का है। वो भी तो रिटर्न बना के देते हैं ना, 20 उनका 20% से ज़्यादा रिटर्न बना के देना है। तो बेसिकली वो भी इसी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है। लॉन्ग टर्म में 20% या 20% का जो CAGR होता है, 20-25% का CAGR होता है, वो कंपाउंडिंग के इतना अच्छा है ना, उसके बारे में बोलना तो उसके बारे में बोलने की रिक्वायरमेंट है। तो 50 या 60% का जो पोर्शन है वो आप कोर पोर्टफोलियो में कोर सेक्शन में होल्ड करेंगे। तो आप सोचिए कि आपकी जो टेंशन है ना वो तो यहीं पे आके दूर हो गई ना, बिकॉज लार्ज कैप स्टॉक्स, ETF, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, इनमें तो वैसे भी इतना दिमाग लगाने का रिक्वायरमेंट होता नहीं है। बस आपको फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छे म्यूचुअल फंड हैं या जो अच्छा फंड है उसमें ही आपको पैसा डालना है। ठीक है, यस, मुझे 1 सेकेंड दीजिएगा। तो ठीक है, तो कोर सेक्शन हमारा हो गया 50 to 60% के आसपास का। इसमें होंगे क्या, लार्ज कैप स्टॉक्स, ETF, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड्स। तो अब सोचिए कि अपने पोर्टफोलियो का पोर्शन कोर पोर्टफोलियो में 50 to 60% चला गया। अब आपका गोल्ड में कितना परसेंट जा सकता है, 5% टू मैक्स 15%। मतलब मैं बेसिकली गोल्ड की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि यहाँ पे क्रिप्टो भी हो, या हो सकता है कि डेरिवेटिव्स वगैरह भी होल्ड कर रखी हो, वो पोजीशन ले रखी हो, आपने हेजिंग वगैरह कर रखी हो। मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका प्रोपोर्शन चेंज होता है, बट मोटा मोटा हम जो एक पोर्टफोलियो जब स्टार्ट करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि 5 से 15% की होल्डिंग आपकी गोल्ड में होनी चाहिए, और कैश जो है वो हो सकता है 5% की हो। तो अब बचा क्या, आपकी होल्डिंग्स ऑन एन एवरेज 15% यहाँ हो गई, 50% वहाँ पे हो गई, तो ये हो गया 65%। तो सैटेलाइट में हो सकता है 35%, 40% या फिर 30 to 40% के बीच का होता है सैटेलाइट पोर्शन। इसमें क्या हो गया, स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड, ETFs, सेक्टोरल ETFs, थीमेटिक ETFs या फिर थीमेटिक फंड, जो अपॉर्चुनिटी या कोई सेक्टोरल टेलविंड है उसका बेनिफिट उठा रहा है, या कोई सेक्टर मोमेंटम आ रहा है उसका बेनिफिट इनमें मिलेगा, या फिर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है जो इकोनॉमी में कुछ चेंज होने की वजह से, सेक्टोरल चेंजेस होने की वजह से, या उस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई टेलविंड आ रहा है, बिजनेस का टेलविंड आ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी। तो उस वजह से ये जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है ना, ये स्मॉल कैप, मिड कैप या माइक्रो कैप स्टॉक्स या इस तरह की चीज़ों से मिलकर बना होगा, बिकॉज इसका जो रिटर्न होगा वो काफ़ी हाई होगा, 20% से ज़्यादा रहेगा, हो सकता है 30% से भी ज़्यादा हो। और हमारी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है मोर देन 20%, ये तो उतना फुलफिल कर नहीं पाएगा। इसका जो एवरेज होगा वो 15% से 16% के आसपास होगा। तो हमें तो चाहिए 20% का रिटर्न, और जो गोल्ड है उसका भी रेंज ऑलमोस्ट 10 से 12% का रहेगा, या हो सकता है 8% ही हो जाए। और लिक्विड्स वो तो 5% का रिटर्न देते हैं। तो बाकी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा, 2 चीज़ें फुलफिल करेंगी। एक तो आपको जो सैटेलाइट पोर्शन है ना, इसमें ओनली हाई कन्विक्शन स्टॉक्स या हाई कन्विक्शन एसेट्स ही इसमें इंक्लूड होंगी।
दूसरा, टैक्टिकल एलोकेशन जो आप करोगे, टैक्टिकल एलोकेशन मतलब आप फंड को शिफ्ट करोगे, उससे भी आपका रिटर्न मेंटेन होगा। कैसे? एक लेवल के बाद इक्विटी ऊपर जाती है, स्टेबल होके फिर उसको नीचे आना होता है ना। तो मैंने बताया टैक्टिकल एलोकेशन हम लोग क्या करते हैं कि इक्विटी से फंड को शिफ्ट करते हैं कैश में, और कैसे से शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से फिर जाता है वापस यहाँ पे। तो बेसिकली मार्केट गिरा, कुछ इंडिकेटर्स का मल्टीप्लिकेशन लगा के जो हमने प्रोडक्ट निकाला कि अब तो मार्केट गिरेगा, तो उससे पता चला कि फ्यूचर में मार्केट गिरने वाला है। तो सपोज हमारे पोर्टफोलियो का इक्विटी सेक्शन का रिटर्न अच्छा खासा आ रहा है, मोर देन 20% निकल के आ रहा है पूरे पोर्टफोलियो, तो हमने इक्विटी का रिटर्न, इक्विटी का फंड निकाल के कैश में शिफ्ट किया। अब कैश में कुछ टाइम रहेगा, अब बिकॉज मार्केट गिरने वाला था तो हमने अवॉइड कर दिया हमारे पोर्टफोलियो के गिरने को बाय शिफ्टिंग फंड फ्रॉम इक्विटी टू कैश। अब इक्विटी चाहे गिरता रहे हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमारा जो यहाँ पे पोर्शन है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे बहुत कम है। अब वो पैसा कैश में आ गया, अब कैश से हमने शिफ्ट किया गोल्ड में। अब बिकॉज गोल्ड में हो सकता है टेलविंड चल रही हो, गोल्ड में पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा हो, जैसे लास्ट 10 ईयर्स में गोल्ड ने काफ़ी बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 16% या 12-13-14-15% के आसपास रिटर्न दिया है। तो मान लो इक्विटी भले परफॉर्म ना करे, उस टाइम पर अगर गोल्ड परफॉर्म कर रहा है तो जो रिटर्न आप ऑन लूज करोगे उस वक्त में, उस रिटर्न की को फुलफिल करेगा, उस रिटर्न की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा ये वाला हेज वाला सेक्शन, बिकॉज मेजर जो पोर्शन आपका निकल के आ जाएगा ना यहाँ से, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 40% तक आपकी होल्डिंग यहाँ पे रहेगी। तो गोल्ड जो है पोर्टफोलियो में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ये भी शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, कोर पोर्टफोलियो भी शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो बचा आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो बेसिकली आपको पूरे पोर्टफोलियो में जहाँ पे फोकस करने का रिक्वायरमेंट होता है ना, पूरे फंड में, पूरे पोर्टफोलियो, वो होता है आपका सैटेलाइट सेक्शन। और दूसरा होता है कि आपको फंड को रोटेट कैसे करना है, जो तो बहुत सिंपल है। कुछ इंडिकेटर्स के बेस पे आप धीरे धीरे फंड को मूव करते रहिए। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली एक बैलेंस्ड वे में रिटर्न जनरेट करेगा। अब बात ये आती है कि स्टॉक्स या फिर हमको होल्डिंग्स कैसे रखनी है, हर चीज़ में किस किस चीज़ में कहाँ पर होल्डिंग्स रखनी है। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं, अब हम ट्राई करेंगे कि हमारा, देखिए मेन हमारे पोर्टफोलियो का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमारे रिटर्न तो हाईएस्ट पॉसिबल हो और रिस्क भी लोएस्ट पॉसिबल हो। तो जो ऑप्टिमम लेवल होगा वही हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न लेवल होगा। तो हमारी कंडीशन क्या होती है पोर्टफोलियो की, जब हम पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन होती है कि हमारा जो रिटर्न है वो 20% से ज़्यादा हो। ठीक है, 20% से ज़्यादा हो, और आपके पोर्टफोलियो का ड्रॉ डाउन 30% से ज़्यादा ना हो। पोर्टफोलियो जो गिरेगा नहीं, 30% से ज़्यादा ना हो। या फिर इसे भी ट्राई करो कि हम 20% से ज़्यादा ना गिरे, मतलब कभी भी कोई सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन या फिर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट या फिर ब्लैक स्वॉन इवेंट आ जाता है, आपका पोर्टफोलियो 30% से ज़्यादा ना गिरे, ओवरऑल पोर्टफोलियो। ठीक है। तीसरा, जो आपकी 20% रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो आपकी कम से कम 90% होनी चाहिए, तभी तो पोर्टफोलियो बनाने का फ़ायदा है, इतना मेहनत करने का फ़ायदा है। तो इसको बनाने का पर्पज़ एक ही है। आज के वक्त में डेटा बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एनालिसिस के लिए उतना टाइम नहीं है। तो मशीन्स, टेक्नोलॉजी आने की वजह से कुछ चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, और मशीन्स बिना डेटा के काम नहीं करती। वो इन्फॉर्मेशन अगर उतना उस पर, इतना सारा इन्फॉर्मेशन उस पर डाल नहीं सकते। तो अगर हम कुछ इंडिकेटर्स वगैरह को यूज़ करके मशीन को इनपुट दें तो वो डिसीजंस ले सकती है कि कितना इन्वेस्टमेंट को, कितना पैसा हमको शिफ्ट करना है, कहाँ पे रखना है। तो बेसिकली हमको जो होल्डिंग्स रखनी है ना, वो कुछ ऐसे रखनी है। ये ऊपर वाली चीज़ पॉइंट को छोड़ के हम स्टार्ट करते हैं कि जो कोर पोर्शन है ना, उसमें हमारे ETF या म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, उनका नंबर हो सकता है 4। मैंने बहुत सारे रिसर्च करके कुछ पता किया है कि मेरे को कितनी होल्डिंग्स रखनी है। तो आपके ETFs हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, स्ट्रेटजी ETFs हों, उसमें थीमेटिक ETF हों, बट हमको चाहिए जो कोर पोर्टफोलियो है ना वो स्टेबल हो, उसमें वोलेटिलिटी ना आए। तो हो सकता है हम लो वोलेटिलिटी ETF को होल्ड करें, क्वालिटी ETF को होल्ड करें, क्वालिटी अल्फा ETF को होल्ड करें। अल्फा में भी थोड़ा थोड़ा मोमेंटम होता है, तो हम ट्राई करेंगे जो क्वालिटी जो फंडामेंटल जिनके अच्छे हो या लो वैलिडिटी हो ना, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इसमें होल्ड करेंगे। तो स्टॉक्स ETFs को इसमें होल्ड करेंगे, म्यूचुअल फंड होल्ड करेंगे। ठीक है। अब जो सैटेलाइट पोर्शन है ना,
उसमें हम मैक्स टू मैक्स 4 से 6 स्टॉक से होल्ड करेंगे। तो पूरा आपकी जो मेहनत है ना वो यहाँ लगने वाली है, 4 से 6 स्टॉक्स ओनली। तो रिसर्च जो करनी है वो यहाँ पर करनी है। अब बहुतों को ये चीज़ ना समझ आए, बट ये बहुत ही प्रूवन एंड टेस्टेड है। बहुत सारे एनालिसिस, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशंस वगैरह करके हमने इसके आउटपुट्स निकाले। तो जो हमारी ये रिक्वायरमेंट है मोर देन 20% की रिक्वायरमेंट, और ड्रॉ डाउन जो फैक्टर है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 90% से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी होगी आपका रिटर्न 20% से ज़्यादा आएगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी तभी फुलफिल हो सकती है जब आपका जो होल्डिंग्स है वो इतनी है कि आप उनको अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हैं, आप उनको मैनेज कर पा रहे हैं। तो मैनेजेबल जो लेवल है ना वो ये है कि आपके पास 4 ETF या स्टॉक्स वगैरह की होल्डिंग है इनमें लार्ज कैप। तो बेसिकली मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें ETF से होल्ड करूँ, स्ट्रेटजी बेस्ड ETF, लो वोलेटिलिटी, क्वालिटी या अल्फा लेवल की। तो मैं बेसिकली मोमेंटम या फिर वोलेटिलिटी, जिनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है उनको अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पे स्टेबल रिटर्न चाहिए होता है 16-17%, 15-16%। तो सैटेलाइट लेवल का जो ये पोर्शन है इसमें मैं 4 से 6 स्टॉक्स होल्ड करता हूँ जिनका कन्विक्शन बहुत हाई होता है, और जो मतलब उन पर कन्विक्शन इतना ज़्यादा है कि उनमें सेक्टोरल टेलमेंट भी है, और वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी बहुत अच्छा देने वाले हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स बेसिकली 12 महीने से ज़्यादा इस केस में, सैटेलाइट के केस में। इसके केस में लॉन्ग टर्म तो फॉरएवर है, इसके केस में लॉन्ग टर्म 12 महीने, बिकॉज 12 महीने से कम आप अगर किसी स्टॉक को एक को होल्ड करोगे ना तो उस पर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो ओवरऑल नेट आपको जो गेन बनने वाला है वो बहुत कम बनने वाला है। तो फोकस आपको करना है कि हम 12 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड कर सकें। तो आप हो सकता है 2-3 साल के लिए इनको होल्ड करें। तो इनमें कम से कम आपको CAGR जो बने वो 30% के आसपास, मोर देन 25% के आसपास बने, तभी तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है मोर देन 20% बनेगा। अब तीसरी जो चीज़ है गोल्ड में तो आप सीधा गोल्ड 20 होल्ड कीजिए, बिकॉज आजकल टैक्सेशन भी उसका इक्विटी के तरीके से होने लग गया है, जो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने मोटा समझ लिया कि हमको पैसा अपना शिफ्ट कहाँ पे करना है, तभी हम धीरे धीरे आगे की चीज़ों में पढ़ेंगे। ये बेसिक फाउंडेशन जो है ना ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम आगे की चीज़ों पर पढ़ोगे। तो आपका दिमाग जो है ना मेन लगने वाला है ना वो कहाँ है। कोर तो आपका बहुत स्टेबल है, उसको छेड़ोगे ना तो भी चलेगा। सैटेलाइट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, सैटेलाइट पोर्शन। और दूसरा आपका फंड की शिफ्टिंग है ना, जो टैक्टिकल एलोकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप मतलब फंड को शिफ्ट करोगे ना तो रोटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सेक्टर रोटेशन वगैरह उसमें काम आते हैं। इकोनॉमिक जो शिफ्टिंग हो रही है वो कैसे हो रही है वो काम आता है। तो बेसिकली वो उतना ज़्यादा एक लेंथी प्रोसेस नहीं है, एक पकाऊ और उबाऊ प्रोसेस नहीं है बेसिकली। लेकिन जो जहाँ पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना वो 4 से 6 स्टॉक्स आप ढूंढोगे, ये प्रोसेस थोड़ी सी टाइम खाओ। लेकिन आपके पास ये आप सोचने वाली बात ये है ना कि पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 30% जो पोर्टफोलियो आपका 30 से 35% या 40% जो पोर्टफोलियो है ना उस पर ही आप फोकस करने वाले हो। कितना सिंपल है, सिंपल एक्चुअली हो गया है। चीज़ों को हमने सिंपल कर लिया इस तरह का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके, और हमारा जो ओवरऑल गोल है ना वो भी इससे फुलफिल हो रहा है। मतलब मैक्स रिटर्न और लोएस्ट रिस्क और ड्रॉ डाउन भी सबसे कम, वही हमारा ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव है। लॉन्ग टर्म में ओवर 30, 35, 20, 25 ईयर्स तक जब हम पोर्टफोलियो होल्ड करें तो उस पर रिटर्न हमारा मोर देन 20% है। अब कभी हो सकता है वो ज़्यादा भी है, 30-35% भी है, कभी हो सकता है 15% है, कभी हो सकता है नेगेटिव में भी हो। नेगेटिव होगा नहीं अगर इस तरह से पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे तो इस पूरे टॉपिक में जो डिस्कस करने वाली बात थी उसका मेन जो क्रक्स था ना वो यही था कि मोर देन 20% आपको रिटर्न आना चाहिए। ड्रॉ डाउन फैक्टर आपका 30% है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वो 90% मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये सब करने का फ़ायदा है। और अगर आप ये सब करोगे तो ये सारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ताकि कोर पोर्टफोलियो में आपको ETFs, मैं जनरली ETFs होल्ड करता हूँ। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में 4 to 6 स्टॉक्स। अब आप सोचोगे कि यार ये कंसंट्रेशन हो गया, 4 से 6 स्टॉक्स बहुत कम होते हैं। अरे भैया आपने डाइवर्सिफिकेशन तो पहले ही कर लिया ना। आपका 50 से 60% पोर्शन तो ETFs में जो कि ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है, जो कि इतना स्टेबल है। उसके बाद आप गोल्ड में भी होल्ड कर लो 5 से, उसके बाद आप कैश में होल्ड कर दो। बेसिकली आपको जो रिस्की पोर्टफोलियो है, जो रिस्क पोर्शन है वो तो 30-35% ही हुआ ना। आपको दिमाग वाला लगाना है। 70% पोर्शन तो आपका ऑलरेडी स्टेबल है ना, 65 से 70%। तो इतना सोचने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपके रिटर्न जितना आपको चाहिए होते हैं उतने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात समाप्त होती है, ये टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी थी। धीरे धीरे हम मूव ऑन करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में आने वाले दिनों में। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।